अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस कैफ लेवल का लास्ट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें देखा ये गया है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इसकी एक वजह ये है कि स्टूडेंट्स इसको थियोरेटिकल समझ के इसको बस किसी भी तरह कुछ रट्टे लगा के बुक पढ़ ली, कुछ क्वेश्चंस बस ऐसे ही रीड कर लिए, उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट ना तो थियोरेटिकल है ना न्यूमेरिकल है। ये आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाता है। ये को उस केस स्टडीज़ की बेस पे उसका कॉन्सेप्ट समझ के एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो अगर आप माइंड में ये रखेंगे कि अच्छा न्यूमेरिकल तो नहीं है, वो तो हमने चलें क्रॉस कर दिया, न्यूमेरिकल तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। आपने कहा जी ये सब्जेक्ट इज़ नॉट न्यूमेरिकल। अगर आप इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि ये दिस सब्जेक्ट इज़ थ्योरेटिकल, विच इज़ अगेन रॉन्ग। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने का। अदरवाइज़ अगर आप एक सिंपल इस माइंडसेट के साथ इसको सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बस ये थ्योरी है, इसको हमने किसी तरह पढ़ लेना, याद करना है, क्वेश्चन में देख लिया, आंसर देख लिया क्वेश्चन का ICAP के कि अच्छा ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमने अच्छा इस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो वो तरीका नहीं चलेगा। चूँकि अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी ये आपकी प्रैक्टिकली भी अप्लाई हो रहा होगा। जब आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाते हैं, इवन इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। जिस तरह अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उसी तरह ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, और वो एक प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके प्रोफेशन में। आप चाहे इंडस्ट्री में हैं या प्रैक्टिस में हैं, क्रैमिंग अप्रोच इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अगर ये सब्जेक्ट क्रैम्ड बेस होता तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मुश्किल था। ये आपके लिए आसान कर दिया कि ICAP में हाँ पिछले कुछ सालों में कुछ साल पहले तक इसमें कुछ क्रैमिंग एलिमेंट यस था। वो डेफिनेशंस पूछ लेता था लंबी लंबी, और कुछ और टर्मिनोलॉजीज पूछ लेता था, उसका आप जवाब दे देते थे, रटा रटाया काम चल जाता था, पूरे मार्क्स भी आ जाते थे। लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स ICAP ने अपनी अप्रोच चेंज की है। ACCA में अप्रोच पहले से थी, ICAP ने भी अपनी ये अप्रोच चेंज की है, और अब वो कॉन्सेप्चुअली और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी केस स्टडी में से ही आपने आंसर करना है। हमारा एजेंडा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। मेरी प्रोफाइल है, ब्रीफली मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ICAP की सिलेबस ग्रिड, उसके बाद पास पेपर्स का एनालिसिस है, लास्ट 10 अटैम्प्ट्स, सिंपल वर्सेस कॉन्सेप्चुअल, वही जो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच वाली अगेन, कि सिंपल क्वेश्चंस कितने आए हैं पास्ट में और रीसेंट पास्ट में, और कॉन्सेप्चुअली लॉजिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रीसेंट पास्ट में कितने आए हैं। रिज़ल्ट स्टैटिस्टिक्स, क्या रिज़ल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही स्टूडेंट्स की पास्ट में। कोर्स का हम सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे, एग्जामिनर के जनरल कमेंट्स, और अगेन रीजंस ऑफ फेलियर भी, यानी एग्जामिनर उस डिस्कस करेंगे कि उन रीजंस ऑफ फेलियर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या अप्रोच हमें रखनी होगी जिससे हम वो मिस्टेक्स अवॉइड करें और हम सक्सेसफुल हों, यानी हम पास करें इस सब्जेक्ट को। मार्किंग प्लान से आपको ये पता चलता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था या 10 मार्क्स का था, तो वो क्यों 10 मार्क्स का था, उस 10 मार्क्स में क्या क्या वो चीज़ें मांग रहा था आपसे, तो आपको 10 मार्क्स मिलते।
डेली कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हैं जो कि ऑडिट ही कहलाती है, लेकिन हमें शायद इसका इल्म ना हो। हम सिर्फ ब्रीफ सा एक ओवरव्यू लेंगे जिससे आपको इंशाल्लाह ये तसल्ली हो जाएगी कि बड़ा मुश्किल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें हम कोई बड़ी नई नई चीज़ें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डेली लाइफ में अप्लाई होता है। ये डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन शायद हम रियलाइज़ नहीं करते। मैंने ICAP CA कंप्लीट किया, UHY हसन अहमद कोर्स से मेरे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद मैंने एक लिस्टेड कंपनी में काम किया, हलीब में काम किया। UHY में दोबारा मैं आ गया एज ए मैनेजर ऑडिट, मैंने कुछ अर्सा काम किया। फिर देन आई वेंट अब्रॉड फॉर फॉरेन एक्सपोजर, दुबई में मैंने काम किया। करंटली मैं CFE में पढ़ा रहा हूँ, CAF 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस। मैं एडवाइजरी पार्टनर हूँ इकबाल यासिर एंड को में। चूँकि मैं एश्योरेंस एंड एडवाइजरी देख रहा हूँ एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ फर्म, तो मेरे लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग भी है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट टीच करूं और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो दैट्स वाई मैंने ये इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और मैं कुछ अरसे से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ CAF 9 लेवल पे। इससे पहले मैंने जो मेरी एजुकेशन है बेसिक, वो O एंड A लेवल्स है। जी आगे चलते हैं। ICAP सिलेबस ग्रिड। हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट 15 से 20 मार्क्स का वो पूछ लेता है। परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग 25 से 35। स्पेसिफिक एरियाज़ हैं कुछ, फिर 20 to 25। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग IT कंट्रोल्स 10 to 15। प्रोफेशनल एथिक्स 10 to 15, और ये हमारे 100 मार्क्स बन जाते हैं। आगे तो आइए पास्ट पेपर्स का, हम पिछले 10 साल पास्ट पेपर्स को ज़रा एनालाइज करते हैं कि वो एग्जामिनर का किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस रहा है। उसी तरह हमारी स्ट्रेटजी होगी, हम उन एरियाज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उनके। अच्छा जी, ये है पास्ट पेपर एनालिसिस आपके सामने आ गया। जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट पहला एरिया, उसमें जो कुछ 3 चैप्टर्स फॉल करते हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो जो चैप्टर 3 में फ्रॉड का एक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट वो हर अटैम्प्ट में पूछता है और अच्छे खासे मार्क्स का पूछता है। 13 नंबर का भी उसने पूछा हुआ है, कम से कम 4 नंबर का भी आया हुआ है, तो ऑन एवरेज ये कोई 8 नंबर का वो पूछ लेता है। तो डेफिनेटली हम इस पे, ये हमारा एक मेन एरिया ऑफ फोकस होगा। और ऑन एवरेज इस एरिया के को 15% यानी 15 से 20 मार्क्स तो सिलेबस ग्रिड में रेंज एक एग्जामिनर ने दी हुई है, गाइडेंस पर्पस के लिए है, लेकिन वो इस रेंज को फॉलो करता है, जो कि यहाँ से प्रूव भी हो रहा है पास। नेक्स्ट एरिया है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। इसमें रिपोर्ट्स एंड गोइंग कंसर्न का जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ऑन एवरेज इसने अगर 12 मार्क्स का पूछा है तो आप देखें कि कहीं इसने 16 मार्क्स का भी पूछा है, बहुत ज़्यादा भी इसने गया, 16 बल्कि 17 मार्क्स का इसने टेस्ट किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, इस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ओवरऑल ये 30 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं कुछ, उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं। और अगर आप देखें इसमें चैप्टर 14 अगेन अपीयर हो रहा है, यानी उसका एक पोर्शन, वो रिपोर्ट्स का अगर पोर्शन था चैप्टर 14 का, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है 8 मार्क्स का। यानी अगर आप पिछले 12 जमा 8 करें तो 20 मार्क्स तक ये तकरीबन चैप्टर 14 टेस्ट होता है। और ऑन एवरेज 20 मार्क्स प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग IT कंट्रोल्स में चैप्टर 5, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, कुछ बातें हैं, वो हम देखेंगे। 11 मार्क्स का ऑलमोस्ट पूछता है। फिर इखलाकियात हैं जी, कुछ एथिक्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका पाबंद होकर एक ऑडिटर को काम करना होता है। तो
प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हर अटैम्प्ट में टेस्ट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं देखें तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछली से एक पिछली अटैम्प्ट में, यानी पिछली अटैम्प्ट में बल्कि 15 मार्क्स का ये तक ये टेस्ट हुआ है। ऑन एवरेज 12 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। तो ये हमारी अच्छा, मैंने आपको एजेंडा बताते हुए डिस्कस किया था थोड़ा सा सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मींस आप समझ लें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, यानी केस स्टडीज़ कह लें। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसका आप देख रहे हैं क्वांटम बढ़ता जा रहा है, राइजिंग ट्रेंड है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का एग्जामिनर जो है अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आ रहा है। और आप हमारा फिर डेफिनेटली हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी यही रहेगी कि हम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। पिछले से बेटर परफॉर्मेंस है 41%। अगेन इतनी इन माय ओपिनियन इट्स नॉट स्टिल अप टू द मार्क, इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के फेल होने की मेन रीज़न यही है, इस परसेंटेज के कम होने की रीज़न, बहुत ज़्यादा कम होने की रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स की अप्रोच इस सब्जेक्ट की तरफ ठीक नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। वो शायद इसको थ्योरेटिकल समझ के, थ्योरी समझ के, क्रैमिंग के थ्रू बस बुक पढ़ ली और थोड़ा सा पास पेपर्स देख लिए, उसके सोल्यूशन देखिए, ये इस अप्रोच के साथ करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है जी हमारा कोर्स सीक्वेंस। हम कोर्स सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे? ये आईकैप के चैप्टर्स की एक लिस्ट है, लेकिन हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। हमारी सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगी, यानी अगर चैप्टर 1 है उसके बाद 2 आना चाहिए, लेकिन हम चैप्टर 13 पे जंप कर जाएंगे। एग्जामिनर्स के जनरल कमेंट्स हैं और रीजंस ऑफ फेलियर हैं आपके सामने। एग्जामिनर का आपसे सबसे पहला गिला तो ये है कि जो स्ट्रेट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें तो यस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन जहाँ ही वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आ जाता है, केस स्टडी पढ़नी पड़ती है और उसमें से हमें अकॉर्डिंगली उसी केस स्टडीज़ को पढ़ के हमें क्वेश्चंस को समझ के आंसर करना होता है, वहाँ पे हम ज़रा हमारी परफॉर्मेंस कम है। तो एग्जामिनर की ये ऑब्जर्वेशन है कि हम स्ट्रेट क्वेश्चन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन में डेफिनेशन होगी, कोई टर्मिनोलॉजी पूछ ली, कंपैरिजन पूछ लिया, दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, उसमें तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जहाँ ही वो सिनेरियो केस स्टडीज़ वाली बातें आ गई तो वो हमारी परफॉर्मेंस पुअर है। फिर उस एग्जामिनर का सेकंड है कि जी रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं उसमें भी पुअर परफॉर्मेंस है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स या तो पास पेपर्स की सही तरह प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं, या फिर उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं करते, पास पेपर्स बिल्कुल ही नहीं करते, उसको इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते। कॉन्सेप्ट देखें एक चीज़ है, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कैसे टेस्ट होता है वो हमें पास पेपर्स ही सॉल्व करके आएगी। लेकिन पास पेपर्स पढ़ने से नहीं, पास पेपर्स को लिख के करने से, रिटन प्रैक्टिस से। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी पढ़ ली, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उसने पूछा कुछ और था और हमने आंसर कुछ और दे दिया। सब स्टैंडर्ड राइटिंग स्किल्स, यानी अगेन इंग्लिश वाला मसला, स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी जिस तरह एक एग्जांपल है ट्रायल के स्पेलिंग और हैं और प्रोनाउंस भी सेपरेटली होता है और ट्रेल एक अलग चीज़ है और इसका मतलब भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वो इंग्लिश वाला प्रॉब्लम अगेन डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम खाम मार्क्स लूज़ कर देते हैं। यानी आप इमेजिन करेंगे हमने बड़ी अच्छी तरह से इसकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी ले ली, कॉन्सेप्ट भी हमारे अच्छे हैं, पास पेपर की प्रैक्टिस भी ठीक है, लेकिन हम अपनी इंग्लिश की वजह से मार खा जाते हैं, मार्क्स लूज़ करते हैं। तो अगेन रिटन प्रैक्टिस अगर हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और उससे हमारी जो ये एक वीकनेस है वो भी हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, कुछ चैप्टर्स स्टूडेंट्स बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अच्छा ये पास पेपर्स एनालिसिस की बेस पे ही
कि जी वो फ़लाँ चैप्टर तो उसने टेस्ट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वापस जाऊँ पास पेपर एनालिसिस पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिव्यू एंगेजमेंट का बड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा लगता है 2 मार्क्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बिल्कुल छोड़ दें इसको। देखें छोड़ने के का नुकसान ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 मार्क्स का एक अटैम्प्ट में टेस्ट हुआ हो, इसका मतलब है अगर जिस स्टूडेंट ने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा 8 मार्क्स उसने लूज़ कर दिए। और नॉर्मली जो वो कम टेस्ट करता है चैप्टर्स, वहाँ से क्वेश्चन भी बड़े सिंपल ही बन रहे होते हैं, तो वो सिंपल क्वेश्चन ही 8 मार्क्स का कोई सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जिस स्टूडेंट ने चैप्टर 15 छोड़ दिया तो यानी इसका मतलब 8 मार्क्स उसने लूज़ कर दिया। अगर उसने चैप्टर 15 को किसी हद तक भी पढ़ा होता तो वो कुछ मार्क्स तो सिक्योर कर सकता था ना, कुछ किसी हद तक तो उसको अटेम्प्ट कर सकता था। तो यानी हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। स्मार्ट स्टडी और सिलेक्टिव स्टडी में डिफरेंस है। स्मार्ट स्टडी इस तरह से की एक एग्जांपल है कि आप नोट्स बना लें कुछ उससे, यानी बजाय इसके कि आप वो चैप्टर बुक से दोबारा पढ़ें, अगर आपके पास हैंड आउट्स हों, आपने ख़ुद बनाए हों या किसी के हों, आप उससे जल्दी से वो चैप्टर रिवाइज कर लें। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पास पेपर्स की प्रैक्टिस की है, आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लें, अच्छा यार ये जो चैप्टर 15 है इसके ये जो 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पास पेपर में टेस्ट हुए थे, ये तो मैंने ज़रूर करने हैं, उसको आप मार्क कर लें। ये स्मार्ट स्टडी है। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट है। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी, यानी बुक के 15 चैप्टर हैं तो 15 के 15 चैप्टर हमें आने चाहिए, हमने पढ़े हों। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, नॉट सिलेक्टिव स्टडी। ये जो लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ये हमारी बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का कि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि लिखने से जान जाती है। लिखने से जान इसलिए जाती है कि जब हम लिखते हैं तो हमें क्योंकि आदत नहीं होती लिखने की, हमसे लिखा नहीं जाता। आपने ऑडिट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपने पास पेपर भी देख लिए, लिख के नहीं किए, क्या किया, देख लिए, और आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और वहाँ आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना लिखने वाला। तो वहाँ पे आपको घबराहट भी होगी, आपसे लिखा ही नहीं जाएगा, आपको सेंटेंस नहीं बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि आपको लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं। पिछले 5-6 महीनों में आपने कभी कोई क्वेश्चन ही लिख के अटैम्प्ट नहीं किया। तो लिहाजा आपकी अगर राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो आपको ये वाला मसला नहीं आएगा, और इससे आपकी, जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी चीज़ें इससे कवर हो जाती, बड़ी वीकनेसेस कवर हो जाती है, इंग्लिश वाला मसला, और आपका कॉन्सेप्ट भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है जब आप लिख के करते हैं। आपको फॉर एग्जांपल आपने एक केस स्टडी पढ़ी, उसके क्वेश्चन देखे और आंसर भी आपने दिमाग में सोच लिया, अच्छा ये आंसर है, और आपने फिर कंपेयर किया सोल्यूशन से, सजेस्टेड सोल्यूशन से, और आपने कहा हाँ ठीक है, जो मैंने दिमाग में सोचा था इसका तो आंसर वही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो और बहुत, तब आप अपना सही एनालिसिस कर सकते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप जब लिखते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, यार ये 15 मार्क्स तो मैंने लिखा ही नहीं है, 15 मार्क्स तो मुझे इसमें मिल नहीं सकते। अगर हाँ आप वर्बली सोचें तो आप शायद एक गलत एजम्पशन बना लें, हाँ ये ठीक है मैं 15 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब आप रिटन प्रैक्टिस करते हैं वो आपको सही आपको अपनी एक पिक्चर देता है, आप अपना एनालिसिस सही कर सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस भी एक रीज़न है ऑफ फेलियर। नेक्स्ट है जी यूज़ ऑफ मार्किंग प्लान। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था वो 5 मार्क्स का था, तो मार्किंग प्लान में एग्जामिनर बताता है कि जी 5 स्टेप्स लिखने थे, तो 5 मार्क्स थे, हर स्टेप का 1 नंबर था। अगर कोई प्रोसीजर पूछा है, उसने ऑडिट प्रोसीजर कोई पूछा है, तो उसने कहा 3 नंबर थे, तो फिर 3 प्रोसीजर्स लिखने थे आपने, फिर आपको 3 नंबर मिलने थे। अगर कोई ऑडिट रिस्क पूछा, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये रिस्क क्या है, लेकिन ऑडिट रिस्क कोई अगर उसने पूछा तो उसने कहा जी 3 रिस्क आपने लिखे होंगे तो मैं 3 मार्क्स दूंगा। यानी आप ये देखें 5, 3, 6, 7 जितने भी वो नंबर एक पार्ट के या एक क्वेश्चन के एग्जामिनर रखता है, तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है, उसके पीछे पूरी एक वर्किंग होती है एग्जामिनर के पास, और जो वो एग्जामिनर के पास एक गाइडलाइन होती है। देखें उसके पास एक स्टूडेंट है, 5 स्टेप्स पूछे हैं,
एक स्टूडेंट 5 स्टेप बिल्कुल डिफरेंट लिखता है, दूसरा स्टूडेंट डिफरेंट लिखता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो स्टेप्स ठीक हों तो उन दोनों को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सजेस्टेड ये है कि आप ब्रीफ एंड टू द पॉइंट लिखें, कोशिश करें सेंटेंस शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट लिखें। तो 5 आप स्टेप्स पूरे लिखते हैं तो आप 5 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। तो ये मार्किंग प्लान है, हम ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जामिनर किस बेसिस पे किस तरह से पेपर चेकिंग करता है और वो हमसे चाह क्या रहा होता है कि हम कितना लिखें, क्या लिखें वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑडिट। हमारा जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट है ये है क्या। आप एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर से कुछ पैसे मिलते हैं, लेट से 1000 रुपया मिलता है और वो कहते हैं कि जी आप इसकी कुछ ग्रॉसरी करें, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आएँ, आप लेकर आते हैं तो आपसे हिसाब मांगते हैं। हिसाब कैसे मांगते हैं, आप से कहते हैं जी ठीक है 1000 रुपया ख़र्चा था, आप कहते हैं कि वो कहते हैं जी बाकी पैसे, आप कहते हैं जी 100 रुपया जी बाकी या 900 रुपया खर्च हुआ, तो वो खर्चे की डिटेल मांगेंगे ना आपसे, 900 रुपया कहाँ कहाँ आपने खर्च किया। तो बेसिकली आपको ऑडिट ही कर रहे होते हैं, यानी वो एक वेरिफिकेशन कह लें इसका ऑल्टरनेटिव नेम, वो आपकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं आपके काम की। अब एक और एग्ज़ाम्पल लें, एक शॉपकीपर है, परचून की दुकान है छोटी सी, क्या वो अपने को खाते बनाता है? वो नहीं बनाता ना, उसको ज़रूरत नहीं है, उनको उसका एक लिमिटेड सा बिज़नेस है, उसको ज़रूरत नहीं है शायद उसके कि वो अकाउंट्स बनाएं और उसको वो किसी को चेक भी करवाए। अब इसी को आप थोड़ा सा एनलार्ज कर लें, एक बड़ा सुपर स्टोर जिस तरह अल-फतेह है, वो उसके अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अल-फतेह एक एक्सपर्ट को एंगेज करता है विच इज़ अस, यानी हमें एज एन ऑडिटर, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं इसके ऑडिट के, हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, हम अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पता है, हमें पता है अकाउंट्स किस तरह से चेक होने चाहिए। तो एक छोटे परचून वाले को शायद ज़रूरत नहीं है, वो अकाउंट्स बनाता भी होगा तो खुद ही चेक कर लेता होगा, हिसाब अपना कर लेता होगा। लेकिन अल-फतेह में क्योंकि एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है ग्रॉसरी स्टोर, लेकिन बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे ऑनर सब कुछ नहीं देख रहा होता। एक छोटी परचून की दुकान में ऑनर ही देख रहा होता तो उसने किसी से क्यों चेकिंग करवानी अपने हिसाब की, वो खुद ही हिसाब बनाता है, खुद ही चेक कर लेता है, उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अल-फतेह में ये नहीं है, वहाँ पे डिफरेंस है, फ़र्क है। वहाँ पे फ़र्क क्या है कि ऑनर डे टू डे ट्रांजैक्शंस तो नहीं देख रहा ना, ऑनर तो अवेयर नहीं है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही। मंथ एंड पे वो कहेगा कि अपने स्टाफ को ठीक है जी आप अपना हिसाब लें, और वो अब जो ओनर अल-फतेह का ही विल बी अनअवेयर कि ये अकाउंट्स ठीक हैं गलत हैं, वो किस तरह से करेगा, इतना बड़ा एक सेटअप है। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी जो कि इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई करेंगे, हैंस द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसकी? ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें। ऑडिट बेसिकली ऑडिट इज़ ऑल अबाउट दिस। ये सारा आपका ऑडिट है, ऑडिट का सब्जेक्ट है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये बेसिकली एक स्टेप वाइज अप्रोच है, यानी पहले ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन है, यानी कि जिस तरह ऑडिट को कौन सा लॉ गवर्न करता है, यानी कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ प्रोविज़न है, कुछ इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ ऑडिटिंग है, ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन। फिर ऑडिट की प्लानिंग की जाती है, रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर कुछ कंट्रोल्स होते हैं, ऑडिट एविडेंस हम गैदर करते हैं और फिर उसके बाद रिपोर्ट इशू करते हैं। यानी आप अल-फतेह की एग्जांपल लें कि हम क्या करेंगे एज एन ऑडिटर, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे अल-फतेह पे क्या कंट्रोल्स हैं, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे और ओनर को रिपोर्ट दे देंगे कि जी ये हमने सारा काम किया और ये हमारी जी रिपोर्ट रही, हमने आपके अकाउंट्स देखे और उस पर हमारी ये रिपोर्ट है। तो ये सारा सब्जेक्ट इसी के गिर्द है। अगर हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करें तो पहला चैप्टर इससे डील करता है, सेकंड चैप्टर इससे डील करता है, 13 चैप्टर इससे डील करता है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट पे चैप्टर 3 है, ऑडिट एविडेंस पे चैप्टर 4 है 7 से लेकर
10 तक है, 11वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है विच इज़ ऑल अबाउट ऑडिट एविडेंस। इंटरनल कंट्रोल्स पे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 है, और रिव्यू एंड रिपोर्टिंग पे चैप्टर 14 और चैप्टर 15 है। दिस विल बी ऑल अबाउट ऑडिट। हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा? आईकैप की टेक्स्ट बुक होगी, पास पेपर्स होंगे जो कि टॉपिक वाइज डिवाइडेड होंगे, क्वेश्चन बैंक आईकैप का क्वेश्चन बैंक भी हम उसके भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और हैंडआउट्स मैं अपने दूंगा ड्यूरिंग लेक्चर्स। लास्टली हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी? हैंडआउट बेस्ड हम लर्निंग करेंगे, हैंडआउट्स पे ज़्यादा, क्योंकि हैंडआउट्स पे सारी सब कुछ कवर्ड होगा, सारा सिलेबस उसमें होगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो उसमें मिसिंग हो और हम फिर अगेन आईकैप की टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारी मेमोराइजिंग ईजियर हो जाती है हैंडआउट से। एक ये फ़ायदा, कुछ फ़्लो चार्ट्स जो आईकैप की बुक में अगर बड़े बड़े लंबे पैराग्राफ्स हैं तो उसको हमने फ़्लो चार्ट में ब्रीफली, क्योंकि देखें कॉन्सेप्ट है ना, उसने हमसे लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे जुमले, पैराग्राफ्स नहीं पूछने एग्जामिनर ने, उसने हमसे कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारे नॉलेज की एप्लीकेशन, यानी जितना हमारा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा उसकी एप्लीकेशन में पूछेगा। वो केस स्टडी देगा, वो कहेगा इस पे आप अपना जो है वो क्या समझे हो, इस केस स्टडी से आप क्या समझते हो, और उस पे आपने अपना नॉलेज अप्लाई करना। जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर हर चैप्टर के एंड पे हम मेन एरियाज़ की रिवीजन करेंगे, केस चैप्टर का था क्या, यानी क्रक्स क्या है इस चैप्टर का। एक्सटेंसिव रिटन हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना एक चीज़ हो गई और रिटन प्रैक्टिस एक दूसरी चीज़ है, तो रिटन प्रैक्टिस को भी हम बहुत ज़्यादा बेस बनाएंगे। क्वेश्चंस की हम डिस्कशंस करेंगे एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।